नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमके क्लासेस में। आज दिनांक है 18 मार्च 2025 और आज से हम लोग एमसीक्यू का सेशन चालू किए हैं। तो किसी भी एग्जाम रहे, आपका ये जो हम एमसीक्यू करा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। उससे पहले आप लोग थोड़ा सा, रिसेंटली द यूएस कैरिड आउट एयर स्ट्राइक इन यमन टारगेटिंग विच ग्रुप। कौन सा ग्रुप में हाल ही में अमेरिका ने निशाना बनाया है हवाई हमले से, हवाई हमले के लिए? तो इसका जवाब दीजिए आप लोग। ठीक है, तो चलिए आपको पता चल गया होगा, इसका जवाब जो है होती समूह से। कौन सा समूह से? होती समूह से। चलिए क्या हुआ था, एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं हम लोग कि अमेरिका ने होती विद्रोह पर हवाई हमले किए हैं, जो रेड सी जो है, लाल सागर में शिपिंग जहाज पर हमले कर रहे थे, इसीलिए अमेरिका ने उस पर पलटवार किया है। ठीक है, तो थोड़ा होती समूह के बारे में हम लोग जानते हैं कि होती समूह क्या है। होती समूह जो है एक यमन का ग्रुप है। यमन एक देश है, यमन, यमन है ना, उसका ये उसी में एक होती समूह है। होती, ये क्या कर रहे हैं यहाँ यमन में, इनका लड़ाई छिड़ा हुआ है। जनरली यहाँ पे हो क्या रहा है कि होती समूह 2014 और 15 के समय में अपना वहाँ पे यमन का जो सरकार था करंटली उस वक्त, उसको हटा के खुद वहाँ सरकार बने थे। लेकिन अब क्या है, वो सऊदी अरबिया के नेतृत्व से और यमन यमन के कुछ नेताओं के गठबंधन से होती समूह को हटा दिया गया था। तो इसी विषय में होती समूह बार बार वहाँ पे लड़ाई चलता है, चलते जाता है। ठीक है ना, तो इसी बीच में क्या हुआ था कि जो उन लोग के सामने है रेड सी, क्या है, लाल सागर, तो उस पर अमेरिका का जो जहाज है, शिपिंग जहाज, उस पर हमला कर रहे थे। तो इसी के पलटवार के अमेरिका ने इस पर हमला किया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अमेरिका के हवाई हमले की किस देश ने निंदा की और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है? तो ईरान ने निंदा की है। क्यों ईरान ने की है? क्योंकि ईरान जो है होती समूह को सपोर्ट करता है। ठीक है, और इसलिए उल्लंघन किया है कि अंतर्राष्ट्रीय समूह का उल्लंघन बताया है, क्योंकि यूएन यूएन यूनाइटेड नेशन चार्ट है, उस पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि कोई भी देश किसी दूसरे देश पे टांग नहीं अड़ा सकते हैं। तो इन्होंने, तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ईरान ने अमेरिका हवाई हमले को संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताया और अमेरिका की कार्रवाई के लिए आलोचना की है। ईरान होती विद्रोह को समर्थन करता है। ठीक है ना, तो ये यूएन चार्टर है, उसके विरुद्ध में ईरान का कहना है कि यूएन चार्टर के विरुद्ध में अमेरिका चला गया है, तो इस पर एक्शन लिया जाए। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी जल्दी से हम लोग करेंगे क्वेश्चन। उससे पहले थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे याद क्या क्या रखना है कि रेड सी से कौन कौन देश सटे हुए हैं, ये आपके एग्जाम में आ जाएंगे। तो हम लिस्ट दे देते हैं। आपका ईस्टर्न साइड जो है सऊदी अरबिया और यमन सटा हुआ है। मतलब मान लो ये मेरा रेड सी है, तो इसका ईस्ट साइड है, तो ईस्टर्न में जो है सऊदी अरेबिया और यमन सटा हुआ है। ठीक है, और इसका नॉर्थ वेस्टर्न साइड में जो है आपका इजिप्ट, सूडान और इरिटेरिया सटा हुआ है। नॉर्थ साइड इजिप्ट, सूडान और इरिटेरिया। तो देखो ये सवाल डायरेक्ट बन सकता है। अच्छा, आपको यहाँ पे और बता दूं कि रेड सी रेड सी और एक मेडिटेरियन सी है, इन दोनों को जो मिलाता है उसे हम लोग कौन मिलाता है? स्यूज कैनल मिलाता है। कौन मिलाता है? स्यूज कैनल। ठीक है, रास्ता है जो दोनों दोनों देशों को मिलाता है, कनेक्ट रेड सी टू द मेडिटेरियन सी। ये रेड सी है और ये मेडिटेरियन सी, दोनों को मिलाता कौन है? आपका स्विच कैनल। तो ये भी याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि अमेरिका के हमले के जवाब में होती विद्रोह ने किस अमेरिका विमान एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाया है? तो चलिए इसका आंसर आप लोग सोचिए, किसको निशाना बनाया है? तो चलिए हम लोग देखते हैं किसको निशाना बनाया है। और ये इसका उत्तर जो है यूएसएस हैरी ट्रमन को निशाना बनाया है। क्या अमेरिका हमलों के बाद में होती विद्रोह ने यूएसएस हैरी ट्रमन नामक अमेरिका युद्ध पोत पर 18 मिसाइल और एक ड्रोन से हमला किया है? ठीक है, तो ये याद रहेगा आपको। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेटेड इंटरव्यू दैट इंडियाज पीस एफर्ट विद पाकिस्तान हैव बीन मेट विद। चलिए पीएम नरेंद्र मोदी के अनुसार पाकिस्तान के साथ भारत की शांति वार्ताओं को किस रूप में देखा गया है? तो जाहिर सी बात है, सराहना, शत्रुता और विश्वघात, सैन्य सहयोग, व्यापार समझौता। तो इसका जो है सही उत्तर है आपका शत्रुता और विश्वघात के रूप में देखा गया, क्योंकि इसमें कोई भी चीज का शांति वार्ता किया गया है, पाकिस्तान ने हम लोगों को धोखा ही दिया है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन यही है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ शांति स्थापित करने के लिए कई प्रयास किए हैं, लेकिन हर प्रयास पाकिस्तान ने शत्रुता और विश्वघात से जवाब दिया। ठीक है, क्लियर है, वही चीज हमने बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा साल नरेंद्र मोदी अपने शपथ ग्रहण समारोह के लिए नवाज शरीफ को आमंत्रित किया था? 2012, 14, 16 और 19। तो आपका जो है 2014 में किया था। कब किया था? 2014 में। ठीक है, तो चलिए उससे पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्यों किया था। तो जब 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने सार्क देशों को, सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन सभी देशों के नेताओं को आमंत्रित किया था। जी आप यहाँ देखो, मेंबर में
पाकिस्तान भी है तो उन्हें भी आमंत्रित किया गया था, जिनमें पाकिस्तान पीएम नवाज शरीफ भी शामिल थे और अपने शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया गया था। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग जान जाते हैं इसमें कि सार्क नेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सार्क, तो इसका फुल फॉर्म जो होता है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन और रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी साउथ एशिया में जितने सारे देश हैं, अगर किन्हीं को आपदा होते हैं, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम होते हैं, तो वो लोग आपस में यही है रीजनल कॉर्पोरेशन सहयोग करते हैं, ठीक है ना, सार्क नेशन। तो सबसे पहला आपका हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ऑर्डर वाइज। ये जो सबसे पहला देश है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान आप लोग खुद भी बता सकते हैं। दूसरा है आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश। तीसरा आपका जितने भी साउथ में है एशियन कंट्री सारे हैं लगभग। चौथा है आपका इंडिया। पांचवा जो है आपका बोलते जाइए मालदीव्स। छठा है आपका नेपाल, ठीक है। चलिए सातवां पाकिस्तान और आठवां, तो ये है सार्क नेशन, मैंने बताया। अच्छा, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, नेपाल में है। कहाँ है, नेपाल में। हेडक्वार्टर जो है वो नेपाल में है। और इसका जो भाषा है थोड़ा देख लें, हेडक्वार्टर नेपाल में है और भाषा जो है वो इंग्लिश है। लैंग्वेज जो है वो क्या है, इंग्लिश है। उद्देश्य तो हमने बता दिया कि सभी देश के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। पॉलिटिक्स से क्वेश्चन है, क्या है, रिसेंटली विच इंडियन मिनिस्ट्री रिजाइंड आफ्टर कंट्रोवर्शियल रिमार्क अबाउट पहाड़ीज। तो कौन सा, हाल ही में किस भारतीय मंत्री पहाड़ियों पर विवाद टिप्पणी करने के बाद इस्तीफा दे दिया। तो वो आपका कौन है, प्रेमचंद अग्रवाल। चलिए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि क्यों उन्होंने इस्तीफा दे दी। उत्तराखंड के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि उत्तराखंड केवल पहाड़ियों लोगों के लिए नहीं है बनाया गया था। भारी विरोध के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। मतलब ये जो शब्द इन्होंने बोल दिया क्या, ही वाज नॉट क्रिएटेड ओनली फॉर पहाड़ीज, तो वो पहाड़ियों के लिए केवल उत्तराखंड नहीं बनाया गया था। इसी बात पे उन्होंने अपने आप को इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। तो ये बहुत उत्तराखंड हम लोग जाना ही जाता है कि पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, और इन्होंने थोड़ा सा अपोजिट बोला है, तो जिसके कारण से इन्हें इस्तीफा देना पड़ गया, ठीक है। चलिए तमिलनाडु सरकार ने बजट 2025-26 के लोगों में किस तमिल अक्षर को जोड़ा है। ये देखिए ऑप्शन है लोगों में, तो ये जो है ना इसको जोड़ा है। अब इसका थोड़ा मतलब हम लोग जान लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। क्या है, तमिलनाडु ने मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री कौन है, एम के स्टालिन ने कहा कि बजट 2025 के लोगों को, ये इसका मतलब होता है अयुथा इजुथु, ठीक है, जोड़कर तमिल। इसका मतलब ये हो गया कि भाषा का महत्व को बढ़ाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में किस देश ने विश्व WHO से अपनी सदस्यता वापस ले ली है। तो कौन सा देश है जी, रूस, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन। कौन ने अपनी सदस्यता वापस ली है, वो है आपका अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है कि अमेरिका ने अपनी सदस्यता वापस ले ली है और वैश्विक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए दी जाने वाली सहायता की कटौती कर दी है। मतलब जो भी इस WHO में इसका जो फंड से पैसा जो जाता था उसे भी क्या कर दिया है, वो कटौती कर दिया है, ठीक है। ये जानकारी जरूरी है। What is the primary concern about the public health education in India as highlighted in the article? पहला, लैक ऑफ स्टूडेंट, ओवर सप्लाई ऑफ जॉब, मिसमैच। मतलब क्या है कि भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित मुख्य समस्या क्या है। तो छात्रों की कमी, नौकरियों की अधिकता, स्वास्थ्य विषय की आपूर्ति की मांग और अत्यधिक सरकारी वित्त पोषण, मतलब एक्सेसिव गवर्नमेंट फंडिंग। ये तो हो ही नहीं सकता है कि ज्यादा गवर्नमेंट फंडिंग है। तो चलिए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और उत्तर आपके जो है कि स्वास्थ्य विषय क्यों, सप्लाई और डिमांड में कुछ कमी है, ठीक है, असंतुलन है सप्लाई और डिमांड। चलिए इंडिया जो है, इंडिया के पास 100 इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग किया है मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ डिग्री के लिए, ठीक है। पढ़ाई करने वाले छात्रों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन सरकार द्वारा नौकरी नहीं दी जा रही है, जिससे बेरोजगारी बढ़ जा रही है, ठीक है। ठीक है, अब 100 जैसा इंस्टीट्यूट है कि यहाँ इंस्टीट्यूट एक से एक नया इंस्टीट्यूट खुलते जाता है, लेकिन किसी में प्लेसमेंट ढंग का नहीं होता है। कुल मिला के यही प्रॉब्लम चल रहा है। सप्लाई तो बहुत है लेकिन डिमांड बहुत है, सप्लाई का प्लेसमेंट गेम चल रहा है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा नजरअंदाज हम लोग को करना पड़ेगा। इकोनॉमी एंड ट्रेड में थोड़ा क्वेश्चन है कि इंडिया ने रिज्यूम किया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है कि अगर आप किसी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लगेगा। तो मान लो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दो देशों के बीच होता है, तो अगर हम पाकिस्तान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो पाकिस्तान से जो सामान आएगा उसमें भी कोई टैक्स वगैरह नहीं लगेगा, और हमारे सामान जो पाकिस्तान में जाएंगे उसमें भी टैक्स। तो कौन सा देश से किया, कनाडा, न्यूजीलैंड, फ्रांस और ब्राजील। इसका ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन आप लोग बताइए किसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। तो ये आपका न्यूजीलैंड के साथ। चलिए भारत और न्यूजीलैंड के मुख्य व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वार्ता
10 वर्षों बाद फिर से शुरू की ताकि दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। क्लियर है? चलिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन में। हाल ही में स्पेस एक्स जो है सक्सेसफुली डॉक्ड अ क्रूड मिशन विद विच स्पेस स्टेशन? यांगोंग, मीर, आईएसएस और स्काईलैब। मतलब स्पेस एक्स जो है इसके साथ अंतरिक्ष डॉकिंग की है। किसके साथ की है? मतलब डॉकिंग हमने बताया था एक पिछले क्लास में डॉकिंग के बारे में कि दो अंतरिक्ष में जो स्पेस में भेजे जाते हैं क्या ग्रह, दो ग्रह को आपस में क्या किया जाता है? डॉकिंग किया जाता है, मिलाया जाता है, उसको हम लोग डॉकिंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो ये है इसका आंसर जो है आईएसएस है, आईएसएस के साथ किया गया है। तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन जान जाते हैं कि नासा सहयोग आईएसएस पर एक क्रू मिशन सफलतापूर्वक भेजा है। क्रू मिशन क्या होता है जी? यहाँ सवाल उठता है कि ये क्रूड मिशन क्या होता है? क्रूड मिशन जो होता है, जैसे हम लोग के यहाँ चंद्रयान है ना, तो चंद्रयान का क्या काम है कि मानव को अंतरिक्ष में भेजना। तो उसी तरह क्रूड मिशन का भी काम है कि मानव को अंतरिक्ष में भेजना। ठीक है, मनुष्य मनुष्य जाते हैं कुल मिला के। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, आईएसएस के साथ वहाँ आईएसएस का जो ऑर्बिट में है ये क्या बोलते हैं ग्रह, उस ग्रह को डॉक किया है। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ एलन मस्क सैटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट व्हिच फेसिंग रेगुलेटरी चैलेंजेस इन इंडिया? कौन सा इंटरनेट से रिलेटेड प्रोजेक्ट है एलन मस्क का? स्टारनेट, एक्स्ट्रोवेव, स्टारलिंक और स्पेस नेट, ये चार में से कौन सा है? लेकिन इंडिया में आने से पहले उसको बहुत सारे प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। तो कौन सा है? वो स्टारलिंक है, एलन मस्क की कंपनी है जो इंटरनेट सेवाएं प्रोवाइड करती है। हाल ही में एयरटेल और जियो ने इसके साथ समझौता कर लिया है। चलिए देख लेते हैं। स्टारलिंक एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा है। इंटरनेट सेवा जनरली स्टारलिंक जो है क्या करता है? इंटरनेट सेवा देती है जो पूरी दुनिया में इंटरनेट उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखती है, लेकिन भारत में इसे बाधा हो रही है। तो जो रिलायंस और जियो है, न्यूज में ये भी है, रिलायंस और जियो जो है जियो दोनों ने इसके साथ समझौता कर लिया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है आपका रामदेवर बेटा गिद्ध अभ्यारण्य, वेयर सक्सेसफुली वल्चर ब्रीडिंग वाज रिपोर्टेड इज लोकेटेड इन इंडियन स्टेट। कौन सा है ये जो गिद्ध अभ्यारण्य है? ये कहाँ पे है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो ये मध्य प्रदेश। तो ये कहाँ पे है? आंसर दीजिए। कर्नाटक में। और आप लोग कमेंट में जरूर आंसर दीजिए, कमेंट करिए, क्योंकि कमेंट करने से आपको भी क्लैरिटी महसूस होगा, इसलिए कमेंट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये जो गिद्ध अभ्यारण्य है रामदेवर बट्टा कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? यहाँ लॉन्ग बिल्ड गिद्धों के सफल प्रजनन देखा गया। मतलब लगभग मान लो कि 4 साल लगातार 4 सालों तक कंसेक्यूटिव ईयर तक यहाँ गिद्ध बढ़ रहे हैं, प्रजनन हो रहे हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत खुशी की बात है कि गिद्ध की संख्या यहाँ पे बढ़ रही है। तो एकमात्र पूरे भारत में एक ऐसा है जो गिद्धों के नाम से ही सेंचुरी जाना जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, वो क्या है? रामदेवर बरबेटा सेंचुरी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंडर द न्यू इंडियन इमिग्रेशन बिल आया था, प्रवास वाले जो यहाँ से वहां जाते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम जेल टर्म फॉर यूजिंग? अगर गलत पासपोर्ट बनाते हैं और वीजा बनाते हैं तो क्या है? सबसे ज्यादा कितना? 3 वर्ष, 5 वर्ष मतलब जेल हो सकती है। कितने के? तो 7 साल की जेल हो सकती है। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। जो इमिग्रेशन और फॉरेनर बिल 2025 के तहत जाली पासपोर्ट या वीजा का उपयोग करने पर 7 वर्ष की जेल और 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। बहुत सारे लोग जाली पासपोर्ट बनाते हैं, उसके लिए ये प्रावधान। तो चलिए आज के लिए एमसीक्यू इतना ही था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट अगेन टुमारो। हम लोग मिलेंगे वापस अगले दिन एमसीक्यू के साथ। लेकिन जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए, कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए थैंक यू।